Good morning all of you. Today we will continue our 9th chapter class 11 subject bio. तो बच्चों आज अपने जो अपना 9th चैप्टर है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी लेक्चर्स अपनों ने इसके कर लिए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अपनों ने इसकी क्लियर कर लिए हैं। तो अपने थोड़ा लास्ट लेक्चर के बारे में बात करते हैं, फिर अपने आगे चलते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो पॉलीसेकेराइड्स दिए थे उनके बारे में बताया था और अपनों ने प्रोटीन्स के बारे में देखा था, है ना। पॉलीसेकेराइड्स के अंदर क्या थे, कार्बोहाइड्रेट ये सब थे पॉलीसेकेराइड्स के अंदर। आपको पता है पॉलीसेकेराइड्स कौन से होते हैं, विच कंटेन मैनी ऑफ या मोर देन वन मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड, है ना। तो पॉलीसेकेराइड के अंदर उन्होंने ये देखा था कि जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह प्रेजेंट होती है। बिल्डिंग ब्लॉक मैंने आपको बताया था जैसे इस टाइप से चेन्स के अकॉर्डिंग ऐसे स्ट्रक्चर जो थी प्रेजेंट होती है। तो ये जो थी इस टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रेजेंट थे, उसमें एक लेफ्ट चेन थी एक राइट चेन थी, दोनों का अलग अलग काम था। ये भी अपनों ने क्लियर किया था। और कुछ पॉइंट्स थे जैसे इसके अंदर अपनों ने देखा था ग्लाइकोजन और कुछ एग्जांपल देखे थे। फिर अपनों ने ये देखा था कि स्टार्च और सेल्यूलोज, दो का एग्जांपल लिया था ना अपनों ने, स्टार्च और सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज भी होमोपॉलीमर है और स्टार्च भी होमोपॉलीमर है, पर डिफरेंस एक चीज़ थी इसके अंदर। क्या डिफरेंस था आप लोग को याद करो। जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ बच्चों लास्ट वाली वीडियो देखो, उसके बाद में अपने आगे की तरह से कंटिन्यू करो। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर जब अपनों ने देखा था पॉलीसेकेराइड्स जो थे जिसके अंदर मोनोमेरिक यूनिट्स जो थी सेल्यूलोज में और स्टार्च में, तो डिफरेंस बेसिकली ये था, स्टार्च जो होती है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो अदर मॉलिक्यूल्स अपने साथ में कंटेन कर पाती है। जैसे स्टार्च के मॉलिक्यूल थे वो अपने साथ में क्या करते हैं, अपने साथ में वो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो उसके साथ में मिलकर बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ अपनों ने इसके अंदर देखी थी। और उसके अंदर अपनों ने क्या देखा था, कुछ पॉइंट्स और कंसीडर किए थे अपनों ने उसके अंदर, जैसे कि आयोडीन के मॉलिक्यूल्स का उसके साथ स्ट्रक्चर बनाना, ये जो था वो मेन डिफरेंस था। तो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स ने जब उसके साथ स्ट्रक्चर बनाई उसकी वजह से उसके अंदर कुछ कलर्स भी आने स्टार्ट हो गए, है ना। तो ये सब चीज़ें भी थी अपनों ने इसके अंदर कंसीडर की थी। आज अपने जो अपना फर्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर, आज का टॉपिक जो अपना नेक्स्ट कौन सा हेडिंग डालो, सभी के सभी नोट्स साथ साथ बनाते रहो, कोई भी बच्चा लापरवाही ना करे इस चैप्टर में, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर देखते हैं हाँ जी। तो अपना जो आज का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स कंसीडर करके चलते हैं अपने। सबसे पहले क्या होते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब समझते हैं ना, द मॉलिक्यूल्स विच आर लार्जर इन साइज। साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े होते हैं। अब देखो हम लोगों ने जब वो एसिड के अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल पूल की बात की थी, तो उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स थे वो किसके अंदर आते थे? एसिड इनसोल्यूबल पूल, यानी कि एसिड के अंदर ये सोल्यूबल नहीं होते। तो ये क्या होते हैं? एसिड इनसोल्यूबल टाइप के मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो इन्हीं को क्या बोला जाता है? न्यूक्लिक एसिड। द मैक्रो मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इनसोल्यूबल इन एसिड सॉल्यूशन आर नोन एज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेशन भी क्लियर होगी और दो अपने पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। उसके बाद आगे देखो, न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब इसके अंदर पॉइंट देखते हैं अपने, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब कि एक टाइप की यूनिट से मिलकर नहीं बने होते, मोर देन वन टाइप के यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं किससे किससे मिलकर बने होते हैं? पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड। यूनिट्स कौन सी है इसकी? पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड। तो ये साथ में आप नोट करते जाओ। पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड टाइप की यूनिट्स जो मिलकर है वो क्या बनाती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। आगे देखो इसके अंदर, अब बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये तो पता ही है अपने को कितने अलग अलग टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड्स जो होती है उनके बिल्डिंग ब्लॉक कौन से होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक? न्यूक्लियोटाइड। जैसे उन्होंने पहले वाले के अंदर देखा था, बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरी की पूरी। तो
जो मिलकर किसको बनाते हैं, पूरे के पूरे न्यूक्लिक एसिड को। तो बेसिकली होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जो किससे बना होता है, पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड। और इसकी बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद अपने आगे देखते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके अंदर 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं, 3 केमिकल, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होते हैं। तो इन तीनों को अपने लिख लेते हैं। तो उसके अंदर हम नोट करो, न्यूक्लियोटाइड्स हैविंग 3 केमिकल कंपोनेंट्स व्हिच आर हेटेरोसाइक्लिक। सबसे पहला नाम क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। सेकंड वन कौन सा अपना, मोनोसैकेराइड, क्या है, मोनोसैकेराइड, ठीक है। एंड थर्ड वन इज फॉस्फोरिक एसिड। तो इन तीनों से मिलकर क्या बना होता है, अपनी जो यूनिट है ये बनी होती है। कौन सी यूनिट है, न्यूक्लियोटाइड्स की, हेटेरोसाइक्लिक से, मोनोसैकेराइड से और फॉस्फोरिक एसिड से। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक डिस्टिंक्ट कंपोनेंट बनाते हैं जिसको अपने न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, which are building blocks of the nucleic acids। आगे देखो, अब अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ये नोटिस किया था कि उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस थे। याद करो पिछले वाली कई वीडियोस के अंदर जब अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में देखा था तो उसके अंदर कई सारे नाइट्रोजनस बेस थे। नाइट्रोजनस बेस याद करो कौन से थे, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब थे ना उसके अंदर, जिनके वजह से अपने स्ट्रक्चर्स बना के देखी थी। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं प्यूरीन के। किसके, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो इसके अंदर जो अपना नाइट्रोजनस बेस देखे थे, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन। अब जो इसमें क्या होता है ना, एडेनिन और गुआनिन होती है ना, वो क्या होती है, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं प्यूरीन की। प्यूरीन क्या होती है, प्यूरीन की सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कौन, एडेनिन और गुआनिन। रेस्ट जो होते हैं वो पिरिमिडिन्स होते हैं। अब देखो न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं बेसिकली उनके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में प्यूरीन यूनिट होती है, पिरिमिडिन होती है, पिरिमिडिन। अब कौन से बेसिस पे डिवाइड किया उन्होंने, न्यूक्लिक एसिड्स के जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस थे इनके बेसिस पे प्यूरीन और पिरिमिडिन में ये डिवाइड है, रिंग होती है प्यूरीन की और पिरिमिडिन की। अब एडेनिन और गुआनिन ये तो किसमें आते हैं, प्यूरीन के अंदर, किसमें आते हैं ये, प्यूरीन में। बाकी जितने भी बचे हैं रेस्ट ऑफ ऑल जैसे कि साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है, थाइमिन, ये किसमें आते हैं, ये आते हैं पिरिमिडिन में। तो प्यूरीन रिंग के अंदर किससे बनी होती है, एडेनिन और गुआनिन। अब आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं नई क्या चीज बता दी जो ये प्यूरीन क्या होती है। देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी रिंग होती है नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं इसके अंदर अटैच, पर इसके साथ जो ये नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं वो एडेनिन, गुआनिन अटैच होते हैं, समझ आ गया। और बाकी पिरिमिडिन जो रिंग होती है उसके अंदर बाकी सब अटैच होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब क्लियर है। आगे देखो इसके अंदर प्यूरीन की भी बात होगी, पिरिमिडिन की भी बात होगी। अब स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, क्या होती है, स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग, मतलब कि इनके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ मॉलिक्यूल जो है आपस में जुड़कर प्यूरीन और पिरिमिडिन बनाते हैं। यानी कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो आपस में मिलकर प्यूरीन और पिरिमिडिन बनाते हैं। तो ये इनको अगर आपसे पेपर में पूछा जाए व्हाट आर द स्केलेटल रिंग्स, नेम द स्केलेटल रिंग इन द न्यूक्लिक एसिड, तो कौन सी होती है स्केलेटल रिंग्स, आप लोग बता दोगे पिरिमिडिन और प्यूरीन आर द स्केलेटल रिंग, क्योंकि इनकी सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर जो होती है नाइट्रोजनस कंपाउंड से बनी होती है, इनके अंदर कुछ भी फिल नहीं होता, इस वजह से इनको स्केलेटल रिंग्स बोला जाता है। आगे देखो इसके अंदर नेक्स्ट, अब प्यूरीन और पिरिमिडिन की बात करें, शुगर जो होती है, शुगर होती है ना, उसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। अब अपने एक एक चीज की बात करें, जैसे उन्होंने पहले बात की थी नाइट्रोजनस बेसिस की, उसके अंदर उन्होंने क्या देखा था, न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, कौन से, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब एडेनिन और गुआनिन जिस रिंग में प्रेजेंट होते हैं उसको प्यूरीन बोलते हैं, बाकी की जिस रिंग में प्रेजेंट होते हैं उसको पिरिमिडिन बोलते हैं। अब अपने शुगर्स की बात करें, शुगर के अंदर, तो शुगर के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, शुगर के अंदर जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है इसके अंदर, राइबोज। क्या नाम होता है,
डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, कौन सी, डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब वो जो उन्होंने शुगर की बात की थी तो इसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड में राइबोस और दूसरी डीऑक्सीराइबोस, ये दो टाइप की शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो राइबोस जिसमें प्रेजेंट होती है उसको तो आरएनए बोलते हैं, आरएनए यानी कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जिसके अंदर डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट होती है उसको अपने क्या बोल देंगे, डीएनए। समझ आ गया, यहीं से ये नाम पड़े हैं आरएनए एंड डीएनए। अब आप लोग को ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि डीएनए और आरएनए कहां से आए। तो इनकी जो यूनिट्स होती हैं शुगर्स की, उसके अंदर राइबोस और डीऑक्सीराइबोस जो है शुगर प्रेजेंट होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में, जिसकी वजह से इनको आरएनए और डीएनए बोला जाता है। तो दोबारा अगर अपने न्यूक्लिक एसिड को कंसीडर करें, मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से ये भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, दोनों से मिलकर क्या बनाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो तीन यूनिट्स कंटेन करता है, हेटेरोसाइक्लिक, मोनोसेकेराइड और फॉस्फोरिक एसिड। अब इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस कंटेनिंग एडेनिन एंड ग्वानिन, जिसके अंदर एडेनिन और ग्वानिन प्रेजेंट होगा वो तो प्यूरिन कहलाएगा, नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड। और जिसके अंदर pyrimidine के अंदर रेस्ट ऑफ यानी यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन ये सब प्रेजेंट होंगे, ये सब क्या कहलाएंगे, pyrimidine टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब शुगर की अगर अपने बात करेंगे तो था नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर। अब कुछ न्यूक्लिक एसिड के अंदर शुगर्स भी प्रेजेंट होती है, तो जिन न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर राइबोस प्रेजेंट होगी उसको तो आरएनए बोल देंगे, जिनमें डीऑक्सीराइबोस होगी उसको डीएनए बोल देंगे। समझ आ गया। तो राइबोस शुगर कंटेनिंग आर कॉल्ड आरएनए, जिन न्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है उसको आरएनए बोलते हैं, और जिनके अंदर डीऑक्सीराइबोस होती है उसको डीएनए बोलते हैं। तो ये अपना आज का पॉइंट था न्यूक्लिक एसिड। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सबको क्लियर होगा, कुछ भी टिपिकल नहीं है, सिंपल सिंपल से पॉइंट है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। हाँ जी, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसके बाद में हेडिंग डालो सब। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं सबसे पहले। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर अपने को पता है, प्रोटीन जो होते हैं हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं, दीज आर हेटेरोपॉलीमर्स, यानी कि इनके अंदर जो पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं वो सेम टाइप के नहीं होते। तो दीज आर हेटेरोपॉलीमर्स कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। क्या कंटेन करते हैं ये, कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, जिनके अंदर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। आगे देखो स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स मीन डिफरेंट इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो तो NaCl, MgCl ये सब किसके लिए होता है, इनऑर्गेनिक के लिए। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपने किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में तो क्या होता है, NaCl, ठीक है जी, ये हो गया अपना मॉलिक्यूल। पर ऑर्गेनिक के अंदर अगर अपने किसी भी स्ट्रक्चर, मान लो शुगर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर मिनिमम 2D में होती है, यानी कि इसका अपने को डायग्राम बना के देखना पड़ता है कि ये स्ट्रक्चर 2D में कैसी लगती है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आप जितने भी पॉइंट्स पढ़ते हो वो सारे के सारे 2D से रिलेटेड होते हैं, यानी कि 2D में होते हैं, 2 डायमेंशन में होते हैं। समझ आ गया। 2D और 3D का मतलब तो समझते हो ना। 2D के अंदर जो अपने प्लेन पे बनाते हैं, ठीक है। 3D के अंदर तो आप सबको नाम से ही पता चल गया होगा। 3D के अंदर क्या होता है, जो पूरी की पूरी 3 डायमेंशन में दिखती है, यानी कि अपने को ऐसा लगता है जैसे वो स्ट्रक्चर अपने सामने ही प्रेजेंट है। आगे देखो, अब सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का, जो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि सीक्वेंस जो होता है ना अमाइनो एसिड्स का, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इनके बेसिस पे क्या होता है ना, इनको अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी आपको अपने साथ साथ जब हम पढ़ेंगे तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अपने दोबारा
देख लिया केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को 2D में स्ट्रक्चर देखनी पड़ती है। अब कुछ बायोलॉजिस्ट होते हैं जो प्रोटीन को स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए 4 लेवल बनाते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन के सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड होती है। अब देखो जिसके अंदर क्या होता है, पहले अमाइनो एसिड्स है, फर्स्ट पहली स्ट्रक्चर की अपने बात करते हैं तो सबसे पहले अमाइनो एसिड आ गया, उसके बाद में उसके साथ में एक और अमाइनो एसिड अटैच है, ठीक है, फिर एक और अमाइनो एसिड अटैच है, ऐसे करके ये चेन बनेगी, लास्ट तक क्या बनेगी, चेन बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप के अमाइनो एसिड जो सिंपल स्ट्रेट स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं या फिर एक से एक जो है सिंपली तरीके से जुड़े होते हैं, इन टाइप को क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। क्या बोला जाता है इनको, प्राइमरी स्ट्रक्चर। किस बेसिस पे, अमाइनो एसिड्स के जुड़ने के बेसिस पे अपने देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में अपने चलते हैं आगे, ये तो थी सिंपल सी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड देखो इसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स के आगे बात करते हैं अपने। अब प्रोटीन जो होते हैं, अमाइनो एसिड्स आपको पता ही है कि प्रोटीन होते हैं। अब अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं। फर्स्ट अमाइनो एसिड्स विच इज कॉल्ड, एक के बाद एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगी। अब प्रोटीन जो होते हैं इसके अंदर लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जैसे ब्लॉक सामने आपको दिख रहे हैं एक के बाद एक आता है। ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड इन अ लाइन, द लेफ्ट रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट अमाइनो एसिड and right represented the last amino acid. It is represent first and it is represent the last. That is the simple structure which is called primary structure. Next पे अपने चलते हैं, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इनके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं अमाइनो एसिड्स में, 2 टर्मिनल, पहले वाले को तो एन टर्मिनल बोला जाता है, लास्ट वाले को सी टर्मिनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। अब इसके अंदर क्या होता है, लास्ट अमाइनो एसिड को सी बोल दिया, टर्मिनल वाले को। अब प्रोटीन जो होती है वो थ्रेड लाइक एग्जिस्ट करती है लास्ट तक। कैसे एग्जिस्ट करती है, थ्रेड लाइक, यानी कि अगर मान लो एक यूनिट दूसरी यूनिट से अटैच है ऐसे, तो ये लगभग थ्रेड लाइक एज्यूम होगी, ना कि रॉड लाइक। रॉड का मतलब समझते हो, सॉलिड, सॉलिड, ये सॉलिड नहीं होती, सिंपली स्ट्रक्चर्स जो है अरेंज होती है एक के बाद एक, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ना कि रोड लाइक सॉलिड। आगे देखो इसके अंदर, आगे इसके अंदर अपने कंसीडर करते हैं ए प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट द लाइक अ एक्सटेंडेड रोड, द थ्रेड इज फोल्डेड फॉर्म। अब देखो ये थ्रेड अगर सीधा है तो इसको उन्होंने क्या बोल दिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर। पर अगर ये थ्रेड इस टाइप से, क्या है ये, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी कि एक के बाद एक जो स्ट्रक्चर्स है एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज है, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलेंगे, हेलिक्स स्ट्रक्चर। समझ आ गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो होती है, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं आपस में वो एक के बाद एक कुछ टर्नेबल फॉर्म में यानी फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ आ गया। तो ये थी अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब अपने बात करते हैं थर्ड नंबर पे, यानी कि तीसरी स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो तीसरी स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को मैं बताऊं, इसके अंदर क्या होता है, जो लॉन्ग प्रोटीन चेन होती है वो अपने आप को एक वुलन बॉल की तरह, वुलन बॉल समझते हो, रुई, वो अपनी जो मम्मी और घर के पशम का गोला जिसको बोलते हैं वुलन बॉल, वुलन की जो थ्रेड होते हैं एक दूसरे के ऊपर जैसे अरेंज होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर कुछ इसी टाइप से ही अरेंज होती है ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर इसी टाइप से अरेंज होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को कोई पूछे तो आप ऐसे बता सकते हो, दीज आर द अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन आर अरेंज्ड इन लाइक अ वुलन बॉल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब डायमेंशन के व्यू से टर्शियरी जो स्ट्रक्चर होती है वो एब्सोल्युटली ज़रूरी है, क्योंकि अपने को इसको 3D में देखना आना चाहिए। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स को और सब यूनिट्स को मेजर करते हैं। अब एक स्ट्रक्चर आती है क्वार्डिनरी लास्ट, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में फोल्डेड होती है। कैसे होती है, इनका कोई फिक्स मैनर नहीं होता। जैसे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये ऐसे करके ऐसे एक दूसरे के ऊपर इस टाइप से अरेंज होती है, यानी कि फिक्स अपने नहीं बता सकते कि इसके अंदर कौन सी यूनिट कहाँ से जुड़ी हुई है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर। बेसिकली आप लोग इतना ध्यान रखना कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों इंपॉर्टेंट होती है। फोर्थ वाली जो क्वार्डिनरी होती है वो सब टाइप के अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट नहीं करती है।
ठीक है, तो ये था अपना स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग साथ साथ पढ़ते रहो। थैंक यू।